नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है और बात 25 में आजकल हम सामयिक विषय की बड़ी ही महत्वपूर्ण या कि समझ लीजिए कि सबसे महत्वपूर्ण विषय की बात करने वाले हैं कि अभी जो एग्ज़िट पोल आया है, जो चुनाव हुए हैं, 24 के चुनाव, जिसके ऊपर आगे भारत क्या दशा और दिशा बेसिकली राजनीति की और उससे जुड़ी हुई इकोनॉमी की कैसी रहेगी, मुख्य रूप से शेयर बाज़ार की कैसी रहेगी। तो इन सब चीज़ों के लिए आज हम बातचीत करते हैं। कल एग्ज़िट पोल आ गए हैं। तो उनके रुझान के हिसाब से कल का शेयर मार्केट और आगे का क्या रहने वाला है, तो उन सब बातों की चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है हमारे मित्र और जाने-माने वित्तीय विशेषज्ञ जो रांची से जुड़ रहे हैं, श्री शशांक भारद्वाज साहब को। शशांक भाई, आपका स्वागत है बात 25 में। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। तो आप कैसे देख रहे हैं शशांक भाई ये जो एग्जिट पोल के जो अनुमान आए हैं और उन अनुमानों से अधिकतर तो दिशा शायद तय हो चुकी है। तो उसका आगे आने वाले बाजार शेयर मार्केट जो है उसमें क्या हलचल रहेगी। और ये तो कुछ लोग बड़े-बड़े दिग्गज बोल रहे हैं कि 5 साल में भारत के शेयर मार्केट का कैपिटलाइजेशन 10 ट्रिलियन डॉलर पहुंच जाएगा, यानी कि अभी जो कैपिटलाइजेशन उस डबल हो जाएगा। तो आप कैसे देख रहे हैं? तो इन सारे संबंधित विषयों को आप समझाएं। तो शशांक भाई, आपका स्वागत है बात पर। जी शशांक। माधव जी, हम्म। मार्केट बढ़ेगा खटाखट और मंदड़िए हो जाएंगे सफाचट, पैसे आएंगे टकाटक। तो अच्छा। ये तो होना है एक बार, क्योंकि मार्केट में एक ही आशंका थी कि चुनाव परिणाम कैसे आएंगे। चूंकि मार्केट बहुत संवेदनशील होता और उसमें धन का बहुत दांव रहता, तो जो निवेशक हैं उनको भी लगता है कि वो पूरी तरह से संतुष्ट होकर ही कोई निवेश का निर्णय ले। जी। अगर हम आप मात्र राजनीतिक भाव पे भविष्यवाणियां करते हैं तो उसमें हमारी एक वैचारिक प्रतिबद्धता या एक भावनात्मक लगाव होता। लेकिन शेयर जी। बाजार में तो धन रहता। तो जी। अगर मोदी जीतते हैं तो मार्केट को बहुत बड़ी तेजी मिलेगी, ये सब मान रहे थे। पर लोगों को ये भय लगता है कि भाई अगर कुछ ऐसा गलत हो जाए तो मार्केट काफी नीचे भी आ सकता था, इसलिए मार्केट में लाभ ले लेने की प्रवृत्ति दिखी थी। जी। और कुछ अति निराशावादी लोगों ने शेयर बेचे भी। क्योंकि हम्म। हम ये देखते हैं कि 23,000 की निफ्टी की ऐतिहासिक ऊंचाई के बाद वो करीब 700 अंकों की गिरावट देखी गई उसमें। जी। तो अब जब रुझान आ गए हैं एग्जिट पोल के, हम्म। तो उसके आधार पे तो अब लगता है कि मोदी पूर्ण बहुमत के साथ या प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। और हम्म। मार्केट तो सोमवार को ही एक बड़ी छलांग लगाएगा। और जब हम्म। चुनाव परिणाम 2 तिथि को एग्जिट पोल के अनुरूप आएंगे, मेरा तो हम्म। मानना है कि उससे भी अच्छे आएंगे। क्योंकि एग्जिट पोल में ये देखा गया है कि भाजपा को जितनी सीट दी जाती है उससे अधिक ही सीट मिलती है। तो अगर ऐसा होता है तो और भी अधिक तेजी देखी जाएगी। और जैसा आप कह रहे हैं कि अगले 5 वर्षों में मार्केट कैपिटलाइजेशन दुगना होने की संभावना है, तो वो तो होगा ही। लेकिन व्यक्तिगत शेयरों में कई गुना प्रतिफल देखने को मिल सकता है, माधव जी। जी शशांक भाई, आपने बहुत ही सरलता से इस बात को समझाया। तो एक जिज्ञासा बीच में भी जब ये सारी परिस्थितियां रही थी और निश्चय ही बहुत ही ज्यादा जो है वो आशंका से ग्रस्त रहता है और कोई भी आशंका की आहट होती है तो शेयर मार्केट धड़ाम से गिर जाता है, क्योंकि बहुत बड़े पैसे का मामला होता है और उसमें ये भी है कि मंदड़िए की भी एक चाल रहती है। वो कुछ भाँप लेते हैं और उसके बाद में मार्केट गिराते हैं। तो ये तो मार्केट की प्रवृत्ति है, उसमें इस तरह की चीज़ होती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूँ कि बड़ा आश्चर्य की बात है कि ये बात की शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी बात की शुरुआत हुई हमारे न्यूज़ चैनल से, जो बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल हैं, जो बड़ा प्रभाव रखते हैं, करोड़ों लोग उनको रोज़ देखते हैं।
तो उन्होंने जो परसेंटेज ड्रॉप हुआ चुनाव के जो है वोटिंग में, उस सिंगल फैक्टर पे उन्होंने सारी आशंकाएं गढ़नी शुरू कर दी। लेकिन एक वास्तविकता ये भी है कि करीब 8 से 10% जो है वो वोटर की संख्या में बढ़ोतरी हो गई। 2019 में जबकि वोटर की संख्या करीब 90 करोड़ थी पूरे देश में, तो वो बढ़ करके 97 करोड़ 97 करोड़ पहुंच गई। तो ये करीब 8-10% का ये परिवर्तन आ गया। अब ये सिर्फ प्रतिशत पे कह रहे हैं। अब जैसे क्योंकि एक बहुत ही बड़ा इसमें मकड़ जाल है बहुत सारे आंकड़ों का, तो मैंने उसको कुछ खोजने की कोशिश की, तो और तो नहीं मुझे राजस्थान के आंकड़े मिल गए। अब वो भी आंकड़े जो प्रतिशत है जो बदलाव है उसके आसपास ही है। तो आप देखिए कि राजस्थान में 2019 में वोटर थे करीब 4 करोड़ 90 लाख रजिस्टर्ड वोटर, और वोटिंग परसेंटेज हुआ 66.07%। तो इसके हिसाब से 3 करोड़ 23 लाख वोट पड़े। अब 2024 में आ जाते हैं, जबकि 45 लाख के करीब वोटर की संख्या, यानी कि वो समझ लीजिए करीब 10% है, बढ़ करके वो हो गई 5 करोड़ 35 लाख। और 5 करोड़ 35 लाख में जो वोट पड़े 61.60%। अगर इसको उस संख्या से इससे गुणा कर दिया जाए तो वो संख्या आती है 3 करोड़ 29 लाख और 56,000। तो ये करीब 1% अलग है। यानी कि संख्या के क्षेत्र में जो वोटिंग 2019 में हुई है, ये कमोबेश पूरे के पूरे देश में ऐसा ही हुआ होगा। तो ये सिर्फ प्रतिशत पे उड़ गए। इन्होंने जो एक्चुअल फैक्चुअल नंबर है, जो कि बेस नंबर है, कितनी संख्या है, उसकी गणना ही नहीं की। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि इतने बड़े बड़े चैनल को ये शायद करना चाहिए था, वो सिर्फ प्रतिशत पे क्यों चले गए? क्योंकि प्रतिशत पे जाने से उनको एक सनसनी फैला दी जा रही थी, और सारे ही लोग उनकी इस गणना और इसकी मीमांसा पे जो है सभी लोग उनके पीछे चल पड़े, और उसी का प्रभाव पड़ा शायद शेयर मार्केट के लोगों पर कि वो उनको भी नर्वस हो गए और उन्होंने शेयर बेचने शुरू कर दिए। तो वास्तविकता तो ये है जो राजस्थान के 19 और 24 के पोलिंग पे। तो इसको आप कैसे समझते हैं शशांक भाई? जो ये छोटी सी गणना मैंने आपको बताई, ये तो मैंने खुद की है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें तो ये देखना होगा ना कि कुल वोट कितने पड़े। प्रतिशत तो महत्वपूर्ण तब है जब वो कुल वोटों को जो पड़े वो कम हो जाए, तब आप प्रतिशत को गणना में ला सकते हैं या उसके प्रभाव के बारे में बात कर सकते हैं। नहीं, ये कंपैरेटिव एनालिसिस भी है, कंपैरेटिव हाँ, एनालिसिस बिल्कुल बिल्कुल। अगर वोट अधिक पड़े और वोटों का आधार बढ़ गया तो वो प्रतिशत कम होने पे वोट तो अधिक पड़े, तो हमें तो ये कहना चाहिए कि अधिक मतदान हुआ, ना कि कम मतदान हुआ। जी। लेकिन हम एक और विषय पे आ सकते हैं। मेरा ये मानना है कि 80% हिंदुओं ने जो भाजपा के जो शक्तिशाली क्षेत्र थे उसमें उन्होंने भाजपा को वोट दिया है। मैं लगातार लोगों से पूछता रहा, और ऐसा नहीं है कि मात्र अपने जान पहचान के लोगों से बातें की। मैं जो भी मेरे संपर्क में आया उसके आधार पे मैंने उन लोगों से पूछा कि आपने किसको वोट दिया, तो 80% हिंदुओं ने भाजपा को वोट दिया। जैसे एक आंकड़ा आता है ना कि 72% मुस्लिमों ने कांग्रेस को वोट दिया। तो यहाँ पे कोई इसको सांप्रदायिक नहीं समझे। जब आप ये कहते हैं कि मुस्लिमों ने वोट दिया तब वो धर्मनिरपेक्षता है, और जब हम कहें हिंदुओं ने वोट दिया तो सांप्रदायिकता है, तो ये नहीं चलेगा। तो जो तथ्य है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस आधार पे हम लोग लगातार बोलते आ रहे थे कि भाजपा को बड़ी सफलता मिलेगी और 400 से अधिक सीटें आनी चाहिए एनडीए को। अभी भी को मेरे को लगता है कि वो हो सकता है। 2 चैनलों ने तो 400 सीटों की भविष्यवाणी की है एग्जिट पोल में,
तो ऐसा अगर होगा तो शेयर बाजार तो आशातीत तेजी की ओर बढ़ेगा। और पिछले कुछ दिनों में कुछ मध्यम और लघु श्रेणी के शेयर नहीं चल रहे थे। मुझको लगता है अब उनमें काफ़ी बड़ी तेजी आएगी और जिन कंपनियों की संभावनाएँ थोड़ी भी अच्छी है, उन्हें आप खरीदेंगे तो बहुत बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। माधव जी। तो शशांक भाई, अगर हम अपने दर्शकों और श्रोताओं की सरल समझ के लिए आप कुछ क्षेत्र और कुछ शेयर जो है उनका उनको आप उनका नाम ले सकते हैं कि जो आपके आकलन के हिसाब से हैं, और हम फिर ये रिपीट करेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। जो लोग भी निवेश करना चाहते हैं तो वो अपने वित्तीय सलाहकार से अवश्य सलाह करके बाद ही कोई निवेश का निर्णय लें। तो हाँ शशांक भाई, कौन से क्षेत्र, कौन से मुख्य शेयर, और इसमें अडानी के शेयर का क्या होगा ये भी आप बताइए, क्योंकि अडानी के शेयर का वो हिंडनबर्ग के कारण काफी पिटाई हुई है। लेकिन इसका एक दूसरा पॉइंट भी है कि हमारे कुछ जानकार लोग हैं जिन्होंने 400 रुपए में खरीद लिया, कई शेयर खरीद दिया अडानी। मतलब मुझे शायद याद नहीं आ रहा है 400 कौन सा अडानी पोर्ट गया था, या पता नहीं, शायद अडानी पोर्ट चला गया था। 400 रुपए में हाँ, अडानी क्या पोर्ट। था, अडानी पोर्ट गया था। नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि अडानी के शेयर तो काफ़ी बढ़ेंगे, मात्र इसलिए नहीं बढ़ेंगे कि अडानी का कोई मोदी जी से सीधा संबंध है। ये सब एक राजनीतिक द्वेष के लिए बोले जाने वाली बातें हैं। अगर अडानी अच्छा कार्य नहीं करते तो कांग्रेस शासित और यहाँ तक कि वामपंथ के राज्य केरल में उनको काम क्यों मिलता है? तो जब सरकार में कोई पद में बैठे हैं तो उनको पता है कि अडानी कितना अच्छा कार्य कर सकते हैं, उनकी क्या विशेषज्ञता है। चूँकि अडानी ऐसे क्षेत्रों में काम करते हैं जिनमें सरकार का निवेश बढ़ रहा, सरकार का ध्यान अच्छा है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर है, पोर्ट है, एयरपोर्ट है, तो उनमें बिज़नेस संभावनाएँ अच्छी है। तो अडानी के शेयर यहाँ से भी बढ़ने चाहिए और अभी उन्होंने अच्छा लाभ भी कमाया है। ये अभी जो इस वित्त वर्ष की समाप्ति पे या प्रथम तिमाही में जो उन्होंने लाभ दिखाया वो अच्छा दिखाया। देखिए, ऐसा नहीं होता कि सरकार समर्थन करे तो किसी कंपनी के शेयर बढ़ जाएँगे। शेयर तो तभी बढ़ते हैं जब उसका कार्य अच्छा हो, लाभ उस शेयर के जो कंपनी है वो अच्छा लाभ दिखा रही हो, उनका आने वाला व्यापार अच्छा हो तब बढ़ते हैं। अब ये अधकचरे हैं जिनको ना आर्थिक का ज्ञान है, ना शेयर मार्केट समझते हैं, तो वो कह देते हैं कि मोदी के ज़्यादा वरीयता देने से अडानी के शेयर बढ़ते हैं। पहली बात तो मोदी कोई ऐसी वरीयता देते नहीं। अडानी को जो भी कार्य मिलते हैं अपनी योग्यता और गुणवत्ता पे मिलते हैं, उसमें बिल्कुल निविदा होती है और फिर सारी प्रक्रियाओं का पालन करके जो उसमें समर्थ होता है उसको काम मिलता। तो ये सब राजनीतिक द्वेष के कारण लगाए गए आरोप हैं। अडानी तो बढ़ेंगे ही। रही बात अन्य क्षेत्रों की तो मोदी सरकार रेलवे, रक्षा, पीएसयू बैंक और जो सरकारी कंपनियाँ हैं, उनके लिए अच्छे अवसर बना रही हैं, उन क्षेत्रों में अच्छा कार्य करने की योजना है जो भारत के लिए भी अच्छा है। अगर आधारभूत संरचनाएँ अच्छी होंगी, सरकारी उपक्रम अच्छा करेंगे, तो इससे एक संपत्ति का निर्माण होगा, विकास फैलेगा, समृद्धि फैलेगी। तो इसलिए इन क्षेत्रों के शेयर बढ़ेंगे। यहाँ मात्र आप इतनी सावधानी रख सकते हैं कि जिन कंपनियों का शेयर अपने वर्ष की ऊँचाइयों से थोड़े नीचे आ गए हैं अभी, उनको ले लें और थोड़ा-सा अध्ययन कर लें, थोड़ा-सा चयन में सावधानी रखें। तो ये सारे क्षेत्र जिनके बारे में मैंने अभी आपसे बात की अच्छे रहेंगे। एक क्षेत्र है जो लॉजिस्टिक, उसमें भी बड़ी संभावनाएँ बन रही हैं। वहाँ पे अगर निवेश किया जाए कुछ अच्छी कंपनियाँ ढूँढ के, तो वहाँ भी लाभ मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी कि मोदी सरकार आने से एक सीधा संदेश ये जाएगा कि देश की अर्थव्यवस्था अच्छी रहेगी, सरकार आर्थिक क्षेत्रों में अच्छा कार्य करेगी, उटपटांग घोषणाएँ नहीं करेगी, संपत्ति वितरण और उत्तराधिकार कर इत्यादि जैसी मूर्खतापूर्ण बातें नहीं की जाएँगी और व्यापार और उद्योग को सर्वोच्च प्राथमिकता देके विकास के लिए कार्य किए जाएँगे। जब ऐसा होगा तो शेयर बाज़ार भी
इसको अच्छा मानेगा और वहां पे भी बड़ी तेजी आएगी। माधव जी।